हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन संगम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी एकेडमी महायोगी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। आपके जिस भी परीक्षा में वर्णमाला या हिंदी आती है और हिंदी में वर्णमाला से प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं, आपका एक भी प्रश्न इस वर्णमाला से नहीं छूटेगा। जब हमने कहा कि हम वर्णमाला पढ़ने वाले हैं तो इसका अर्थ यह है कि वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे वहाँ से मैं एक भी प्रश्न छूटने नहीं दूंगा, और ये मेरा वादा है आपसे। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। यहाँ हम एक प्रश्न लगाकर चलेंगे। क्या यहाँ हम जब भी जो चीज़ भी पढ़ेंगे तो उसमें क्या प्रश्न लगाना है, मैं क्या प्रश्न लगाता चलूँगा, उत्तर आपको मिलता चलेगा। जैसे मैंने बोला क्या, कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हमें उत्तर मिलेगा कि आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। जैसे ही हमने एक प्रश्न लगाया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हमें उत्तर मिला आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर फिर एक और प्रश्न लगाइए कि हिंदी क्या होती है। जैसे ही आप यहाँ पर एक प्रश्न लगाएंगे कि हिंदी क्या होती है, तो तुरंत आपको उत्तर मिलेगा हिंदी हमारी भाषा है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा हिंदी हमारी राजभाषा है। मैं आप सभी का डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ कि मातृभाषा वह भाषा होती है जो बच्चा जन्म के साथ अपने परिवार से सीखता है। जो बच्चा जन्म के साथ अपने परिवार से सीखेगा उस भाषा को मातृभाषा कहते हैं। आप समझ सकते हैं, यदि बच्चा पंजाब में पैदा होगा तो बच्चा अपने परिवार से पंजाबी सीखेगा। यदि बच्चा तमिल में पैदा होगा, तमिलनाडु में पैदा होगा, तो बच्चा अपने परिवार से तमिल सीखेगा। तो इसका अर्थ यह है कि बच्चा जहाँ भी पैदा होगा पहले वहीं की भाषा सीखेगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बच्चा हिंदी सीखेगा। कुछ जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें बच्चा हिंदी सीखेगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बच्चा जब परिवार से भाषा सीखता है तो वो मातृभाषा कहलाती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक बच्चे की अपनी मातृभाषा अलग अलग होती है, इसलिए हम हिंदी को मातृभाषा नहीं कह सकते हैं। और राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जिसको संपूर्ण राष्ट्र बोल सकता हो और समझ सकता हो। आप जानते हैं 14 सितंबर 1949 से पहले हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित थी। जैसे ही यहाँ पर संविधान लागू हो रहा था, संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया, राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसलिए जो हम यहाँ हिंदी पढ़ेंगे वो हिंदी पढ़ेंगे राजभाषा। हिंदी हमारी कैसी है? राजभाषा है। ये अनुच्छेद आपको पता है संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक दी गई है। आज हम पढ़ने वाले हिंदी राजभाषा के रूप में। आप यहाँ पर एक चीज़ और भी जानेंगे, हिंदी यहाँ पर हमारी क्या है? राजभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है। अब यहाँ पर आप देख लेते हैं, फिर भाषा को समझ लेते हैं भाषा क्या है। यहाँ पर आप समझ जाना, एक व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति ये है, पहले वाला व्यक्ति ये है, दूसरे वाला व्यक्ति ये है। यहाँ पर पहले वाला व्यक्ति इस दूसरे वाले व्यक्ति को अपने कुछ भाव या विचार, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ये पहले वाला व्यक्ति इस दूसरे वाले व्यक्ति को अपने कुछ भाव या विचार देगा, फिर दूसरे वाला व्यक्ति उन भाव या विचारों को समझेगा और समझ करके हाँ या ना में उत्तर देगा। तो दोस्तों, जो ये दूसरे वाला हाँ या ना में उत्तर देगा, ये भी क्या कहलाएगा दोस्तों? ये भी इसके भाव या विचार कहलाएंगे।
ये दूसरे वाला व्यक्ति जो हाँ या ना में उत्तर देगा, ये भी उसके भाव या विचार कहलाएंगे, ये भी उसके भाव या विचार कहलाएंगे। तो इसका अर्थ यह है कि दोनों व्यक्तियों के बीच क्या हो रहा है, दोनों व्यक्तियों के बीच भाव या विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। जब दो व्यक्तियों के बीच भाव या विचारों का आदान प्रदान होगा तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप भाषा कहेंगे। दोस्तों एक परिभाषा है, आप नोट करके अपनी पुस्तक में लिख सकते हैं। भाषा, मैं आपको भाषा की परिभाषा दे रहा हूं, इसी के द्वारा हम यह कहेंगे कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। ये एक स्टेप होता है। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, ये भाषा की परिभाषा है, ये भाषा की परिभाषा है। यहाँ आप लिख सकते हैं भाषा की परिभाषा, भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचारों को, हम अपने भाव या विचारों को, भाव या विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। दोस्तों ये एक स्टेप पूरा हुआ है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, या यहाँ पर दूसरी बात भी होगी, या दूसरे व्यक्ति के भाव या विचारों को समझते हैं। दोस्तों ये भी बात होगी, या दूसरे व्यक्ति के भाव या विचारों को समझते हैं। दोस्तों यहाँ आपको एक बात और समझनी है, यहाँ दो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, भाव या विचार। ये भाव क्या होता है और ये विचार क्या होता है। या दोस्तों इन दोनों को अगर आप एक शब्द में बोलना चाहे तो आप इनको बोल सकते हैं बात। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये पहले वाला व्यक्ति है, इस पहले वाले व्यक्ति की बात इसकी समझ में पूरी आ जानी चाहिए, फिर इस दूसरे वाले व्यक्ति की बात इस पहले वाले व्यक्ति की समझ में पूरी आ जानी चाहिए। उसे ही आप क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। और ये भाव क्या है दोस्तों, जब आप किसी कार्य को करते हैं या किसी चीज़ को देखते हैं, जब आपको वो चीज़ पसंद आ जाए तो आप मन ही मन में रात में घर में पढ़ के आप क्या सोचते हैं कि यार वो बहुत अच्छी थी, उसको कैसे क्या बात करनी चाहिए, कल सुबह कहाँ मिलना चाहिए, किस तरीके से उसके सामने जाना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी प्रक्रिया आपके कहाँ चल रही है, ये सारी प्रक्रिया आपके मन ही मन में चल रही है, ये सारी प्रक्रिया आपके मन ही मन में चल रही है। जो भी प्रक्रिया आपके मन ही मन में चल रही हो उसको क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। और जो मन से बाहर निकल जाएगी, जो मुख के द्वारा बाहर निकल जाएगी, मुख के द्वारा जो बाहर निकल जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विचार कहते हैं। तो इसी चीज़ में हम प्रक्रिया पूरी करते हैं, पहले मन में सोचते हैं फिर मुख के द्वारा बोलते हैं। तो आप प्यारे बच्चों समझ गए होंगे कि भाव या विचार क्या है, पहले मन में सोचते हैं फिर मन से मुख के द्वारा बाहर निकालते हैं, दूसरे के सामने पहुंचाते हैं, इसी को हम भाषा कहते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों आप एक बात समझेंगे, यहाँ पर भाव या विचारों का आदान प्रदान करने के लिए शर्त होती है कुछ। शर्त पहले क्या है, ये वाला व्यक्ति इस वाले व्यक्ति को अपने भाव या विचार कब देगा, अपने भाव या विचार जब देगा जब दोनों व्यक्तियों की भाषा समान हो। यदि पहले वाले व्यक्ति को यहाँ पर इंग्लिश आती है, अंग्रेजी आती है, आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, पहले वाले बच्चे को क्या आती है, पहले वाले व्यक्ति को अंग्रेजी आती है, दूसरे वाले व्यक्ति को हिंदी आती है। तो आप मुझे बता सकते हैं पहले वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति की बात समझ सकता है? नहीं। या दूसरे वाला व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति को अपनी बात समझा सकता है? नहीं।
तो यहाँ पर भाव या विचारों का आदान प्रदान करने के लिए क्या होना चाहिए? भाषा समान होनी चाहिए, भाषा समान होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों, ऐसी भाषा भी होनी चाहिए, यदि ये पहले वाला व्यक्ति, इसको हिंदी आती है, मान लीजिए इसको हिंदी आती है, भाषा दोनों की समान हो गई, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए ये पहले वाला व्यक्ति क्या बोलता है? दाल। ये पहले वाला व्यक्ति क्या बोलता है? दाल। और दोस्तों दूसरे वाला व्यक्ति क्या बोलता है? दाल। तो आपको पता है दाल आप बोल भी सकते हैं, दाल आप लिख भी सकते हैं, लेकिन जब बात दाल की आ जाए तो आप इसको क्या कर सकते हैं? केवल बोल सकते हैं, इसको आप लिख नहीं सकते हैं। तो दोस्तों भाषा के लिए जो शर्त है वो यह है कि भाषा समान होनी चाहिए और भाषा ऐसी भी होनी चाहिए जो लिखी भी जाए और बोली भी जाए। आप दाल बोल सकते हैं, दाल लिख भी सकते हैं, परंतु दाल आप बोल तो सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि ये पहले वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति को अपने भाव या विचार देगा, दूसरे वाला व्यक्ति उन भाव या विचारों को समझकर अपने भाव या विचार देगा, दोनों व्यक्तियों के बीच भाव या विचारों का आदान प्रदान होगा। इसी को आप क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक चीज और देख सकते हैं, हम दो शब्द प्रयोग करते हैं, एक शब्द प्रयोग करते हैं अथवा और एक शब्द प्रयोग करते हैं अर्थात। ये दो शब्द है जो हम प्रयोग करते हैं। अथवा से पहले जो लिखा जाएगा, अथवा के बाद जो लिखा जाएगा, उनका अर्थ अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। आपने 10वीं कक्षा का पेपर दिया होगा हिंदी का, उसमें लिखा था पहला प्रश्न कर लीजिए अथवा दूसरा कीजिए, दोनों अलग अलग है। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अथवा का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पहली चीज़ भी अलग हो और बाद वाली चीज़ भी अलग हो। अर्थार्थ का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर इससे पहले जो लिखा जाएगा उसका अर्थ भी समान होता है और इसके बाद जो लिखा जाएगा उसका अर्थ भी समान होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप मुझे ये बताइए, यदि मुझे भाषा की दूसरी परिभाषा लिखनी है, भाषा की दूसरी परिभाषा लिखनी है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें से क्या प्रयोग करना पड़ेगा दूसरी परिभाषा के लिए? दूसरी परिभाषा के लिए इनमें से हमें प्रयोग करना पड़ेगा अर्थार्थ, क्योंकि अर्थार्थ से पहले जो लिखा गया वह भी भाषा की ही परिभाषा थी और अर्थार्थ के बाद जो लिखा जाएगा वह भी भाषा की ही परिभाषा होगी। तो मैंने जो आपको समझाया कि अर्थार्थ से पहले जो लिखा जाए वो भी समान, अर्थार्थ के बाद जो लिखा जाएगा वो भी समान होगा। अर्थार्थ हम भाषा की दूसरी परिभाषा कहते हैं। आप यहाँ पर एक बात और भी समझ सकते हैं, ये जो हमने लिखा एक परिभाषा ये हो गई, इसको भाषा की एक परिभाषा कहेंगे। और भाषा की दूसरी परिभाषा यह भी कह सकते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच भाव या विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दो व्यक्तियों के बीच भाव या विचारों का, दो व्यक्तियों के बीच भाव या विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाती है, आदान प्रदान ही भाषा कहलाती है। दोस्तों आप इसको अच्छे से समझना, दो व्यक्तियों के बीच भाव या विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाती है। एक दूसरी परिभाषा यह हो गई। और आप एक चीज और समझेंगे बहुत अच्छी, मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मैंने एक वाक्य लिखा वह जाता है, मैंने दूसरा वाक्य लिखा, मैंने एक वाक्य लिख के आपको समझाना चाहता हूँ। पहले मैंने एक वाक्य लिख दिया और ये कह रहा हूँ, आपको ही बता रहा हूँ, मैं आपको ही बोल रहा हूँ कि वह जाता है, तो आपकी समझ में पूरी बात आ गई मेरी? नहीं आई होगी। हमने कहा
आप यहाँ समझना कि जब इसकी बात इसकी समझ में पूरी आएगी, इसकी बात इसकी समझ में पूरी आएगी, दोनों की बात एक दूसरे की समझ में आएगी, उसी को आप क्या कहेंगे? उसी को आप भाषा कहेंगे, उसी को आप भाषा कहेंगे। अगर मैं आपको एक वाक्य बोल देता हूं कि वह जाता है, तो आप मुझे बताइए मेरी बात आपकी समझ में पूरी आ गई? नहीं आई। हमें यह नहीं पता कहाँ जाता है, हमें यह नहीं पता कैसे जाता है, नहीं पता। तो इसका अर्थ यह है कि एक वाक्य भाषा नहीं हो सकता है। जो हमारी काशी नागरी प्रचारणी सभा है उसके द्वारा एक वाक्य भाषा नहीं हो सकता है। यदि मैं इसमें एक वाक्य लिख देता हूं, वह जाता है, वह जाता है स्कूल में पढ़ने के लिए, वह जाता है स्कूल में पढ़ने के लिए। तो दोस्तों आप यहां समझ पा रहे होंगे, दो वाक्य हो गए। हिंदी में एक वाक्य ये हो गया, दूसरा वाक्य यह हो गया। हिंदी में एक से अधिक वाक्य को क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक वस्तु को बहुवचन कहते हैं हिंदी में। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, इसलिए 2 को वहाँ द्विवचन कहते हैं, और बहुवचन से अर्थ हो जाएगा कि समूह कहते हैं। इस प्रकार से यदि हमें भाषा की तीसरी परिभाषा देनी हो तो सबसे पहले तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? यदि हमें भाषा की तीसरी परिभाषा देनी है तो सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? अर्थार्थ लगाना पड़ेगा। और अर्थार्थ लगा करके फिर हम भाषा की तीसरी परिभाषा लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, एक वाक्य में हम विचार नहीं दे पा रहे हैं। विचार हम कितने वाक्यों में दे पा रहे हैं? 2 वाक्यों में, और 2 को हिंदी में बहुवचन कहते हैं। इसलिए यहाँ पर 2017 में जो हमारा पेपर हुआ था हिंदी का, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था बहुत ही अच्छा, कि वाक्यों का समूह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए था वहाँ पर कविता, ऑप्शन बी था वहाँ पर छंद, और ऑप्शन सी था वहाँ पर भाषा, और ऑप्शन डी था वहाँ पर कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? भाषा। क्योंकि हम जो कविता है और हम छंद है वो कहाँ पढ़ेंगे? भाषा के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसलिए वाक्यों का समूह भी भाषा कहलाती है। भाषा की तीसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? वाक्यों का समूह भाषा कहलाती है। भाषा, वाक्यों का समूह भाषा कहलाती है। आप इसको बहुत अच्छे से समझना, वाक्यों का समूह भाषा कहलाती है। अब आप ये बात किसके अनुसार है? काशी नागरी प्रचारणी सभा के अनुसार है। यदि आप व्यवहारिक जीवन में बात करें, यदि आप अपना जो दैनिक जीवन है इसमें भाषा की बात करें, इसमें वाक्यों का समूह भाषा नहीं होता है। इसमें वाक्यों का समूह नहीं, इसमें मात्र एक वर्ण भी भाषा का काम करता है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए, चूंकि हिंदी विषय पढ़ रहे हैं और हिंदी एक प्रेम का विषय है। तो आप इसमें समझेंगे, आप इसमें यह समझेंगे, मैंने किसी लड़की को देखा और किसी लड़की को देख करके हमारे मन में कुछ कुछ हो रहा है, और हम शाम के समय जाते हैं घर में और हमें नींद नहीं आ रही है, और नींद नहीं आ रही तो हम क्या कार्य करेंगे? हम कुछ कुछ लिखेंगे। हम लिखेंगे कि आप बहुत सुंदर हो, आपको हमने वहाँ पर देखा था, आपको हमने मालवीय चौक पर देखा था, आप बहुत अच्छी चाल चल रही थी। और दोस्तों हमने कितने वाक्य लिखे? उनकी प्रशंसा में हमने पूरे 20 वाक्य लिखे, पूरे 20। और अंत में एक वाक्य यह भी लिखा, क्या आप हमें पसंद करते हो? और ये वाक्य पूरे लिख करके हमने उसको दे दिए जिसको हमने देखा था। मान लीजिए ये था वो, उसको हमने दिया। जैसे ही उसने हमारा पेपर पढ़ा, पेपर पढ़ने के बाद एक बार पेपर को देख रही है और एक बार हमारी शक्ल को देख रही है। जैसे ही हमारी शक्ल देखेगी तो क्या बोलेगी? पढ़ करके पूरे 20 वाक्य पढ़े और 21वां वाक्य भी पढ़ा, तो 21वां वाक्य पढ़ करके हमें क्या बोला? ना, चल अपने घर, तेरी शक्ल ही अच्छी नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि उसने 20 वाक्यों को मात्र एक वर्ण से इनकार कर दिया। यहाँ पर 20 वाक्यों का प्लस 21 वाक्यों का कार्य
किसने किया? ना ने किया। यहाँ पर वाक्यों का समूह भाषा नहीं हो पा रही है और यहाँ एक वर्ण 21 वाक्यों का काम कर रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि व्यवहारिक जीवन में एक वर्ण भी भाषा का कार्य करता है। लेकिन अगर हम साहित्य की बात करें तो यहाँ काशी नागरी प्रचारणी सभा की बात करें तो यहाँ पर इसके अनुसार वाक्यों का समूह भाषा होगी। तो आप यहाँ समझ गए होंगे वाक्यों का समूह भाषा है और ये भाषा की 3 परिभाषा थी। फिर आप यहाँ देख लेते हैं भाषा के भेद। भाषा के भेद, यहाँ पर प्यारे बच्चों भाषा के भेद या इसको प्रकार भी कह सकते हैं, प्रकार भी कहते हैं। यहाँ पर भाषा के जब भेद की बात करेंगे आप मुझे बता सकते हैं आपने कभी विचार किया है कितने प्रकार की भाषा होती है? आपने मुख्यतः 3 भाषा सुनी होगी, लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो आपने नहीं सुनी होगी। मुख्यतः भाषा 84 लाख होती है। मुख्यतः भाषा 84 लाख होती है। क्योंकि अभी हम भाषा की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि मनुष्यों की भाषा कितनी होती है। हमने पूछा भाषा के भेद कितने हैं, भाषा कितने प्रकार की हो सकती है। यहाँ पर जो हमने रिसर्च किया, खोज किया, तो भाषा हमें पता चला 84 लाख होती है। क्योंकि आपको पता है जितनी योनियाँ है उतनी भाषा होगी। सांप की भाषा सांप जैसी होगी, सांप की भाषा हम थोड़ी ना समझेंगे। गधे की भाषा गधे वाली होगी, घोड़ा की भाषा घोड़ा जैसी होगी, हाथी की भाषा हाथी जैसी होगी, कुत्ता की भाषा कुत्ता जैसी होगी और मनुष्यों की भाषा मनुष्य जैसी होगी। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे भाषा कितने प्रकार की है तो आप कितने प्रकार की बताओगे? आप 84 लाख प्रकार की भाषा बताओगे। लेकिन अगर आपसे पूछे ये भाषा है, अगर आपसे पूछे मनुष्यों की भाषा कितनी होगी, मनुष्यों की भाषा के भेद, मनुष्यों की भाषा के भेद कितने हैं तो आप बताओगे मनुष्यों की भाषा के कितने भेद हैं? मनुष्यों की भाषा के 3 भेद हैं। यहाँ पर मनुष्यों की जो भाषा है उसके कितने भेद हैं? 3 भेद है भाषा के भेद। नंबर 1 यहाँ पर इस प्रकार से देख लेते हैं हम मनुष्यों की भाषा के भेद। यहाँ पर जो मनुष्य की भाषा है पहले वाला होगा जिसे कहते हैं मौखिक भाषा, जिसे कहते हैं मौखिक भाषा। और दूसरे वाला भेद होगा लिखित भाषा, लिखित भाषा। और तीसरा भेद होगा सांकेतिक भाषा। प्यारे विद्यार्थियों ये भाषा किसकी है? ये भाषा मनुष्यों की है। मनुष्यों की भाषा के 3 भेद मुख्य होते हैं, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। अब नंबर करके एक एक करके हम इन भाषाओं को सीख लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें भाव या विचारों का आदान प्रदान, जिसमें भाव या विचारों का आदान प्रदान, क्योंकि भाव या विचारों का ही आदान प्रदान भाषा है, लेकिन इसमें भाव या विचारों का आदान प्रदान कैसे होता है? इसमें भाव या विचारों का आदान प्रदान केवल मुख से बोलकर होता है। इसमें भाव या विचारों का आदान प्रदान केवल मुख से बोलकर होता है, केवल मुख से बोलकर होता है। आप समझ गए होंगे जब भाव या विचारों का आदान प्रदान केवल मुख से बोलकर होगा उसको हम कौन सी भाषा कहेंगे? उसको हम मौखिक भाषा कहेंगे। और आपको एक बात समझनी है, जब आप मुख से बोलेंगे आप मुख से दाल भी बोल सकते हैं और दाल भी बोल सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप वह भाषा भी बोल सकते हैं जो लिखी जाए और वह भाषा भी बोल सकते हैं जो न लिखी जाए। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे मौखिक भाषा क्या है? वह भाषा है जिसमें भाव या विचारों का आदान प्रदान केवल मुख से बोलकर होता है। अब लिखित भाषा की जब परिभाषा देंगे तो यहाँ तक समान रहेगा,
जब भाव या विचारों का आदान प्रदान केवल लिखकर होता है। केवल लिखकर होता, परिभाषा लिख सकते हैं। जब भाव या विचारों का आदान प्रदान केवल लिखकर होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको आप लिखित भाषा कहते हैं। यहाँ पर आप एक बात और समझेंगे, यहाँ पर आप दाल नहीं बोल सकते, यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? दाल बोलेंगे। इसका अर्थ यह है कि लिखित भाषा में केवल उन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है जो लिखे जाएं, उन्हीं वर्णों का प्रयोग होता है जो लिखे जाएं। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं चलेगा जो न लिखा जाए, केवल बोला जाए। वो कहाँ पर चलेगा? मौखिक भाषा में। आप इसका एक उदाहरण भी देख सकते हैं। इसका उदाहरण क्या होता है? भाषण। जब आप भाषण देते हैं तो वहाँ पर मुख से बोल कर देते हैं, तो वो कौन सी भाषा का उदाहरण है? वो मौखिक भाषा का उदाहरण है। जब आप बात लिखित भाषा की करते हैं तो इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? इसके उदाहरण हो जाएंगे जैसे पत्र। आप किसी को पत्र लिखते हैं, सबसे पहले मुझे पता है जब मैं पत्र का जिक्र करता हूं तो आपके दिमाग में कोई और पत्र आ गया होगा, जबकि मैं उस पत्र की बात नहीं कर रहा हूं। जब से मोबाइल चले हैं वो पत्र समाप्त हो चुके हैं। हम मिनट मिनट में पत्र लिखते हैं व्हाट्सएप पर, हाय कैसे हो, कहाँ हो, ये पत्र ही तो है, ये सब कुछ चल रहा है। यानी आप देख पा रहे हैं पत्र और अखबार। जो ये आप अखबार देखते हैं लिखकर होता है समाचार पत्र, तो ये क्या है? ये भी लिखित भाषा का ही उदाहरण है। इसके बाद आप यहाँ पर एक दूसरी भाषा देख सकते हैं, सांकेतिक भाषा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ सांकेतिक भाषा में न तो भाव या विचारों को मुख से बोलकर दिया जाता है, न ही लिखकर दिया जाता है, बल्कि संकेत करके दिया जाता है। और आप मेरी बात को समझ गए होंगे। संकेत करके कब देते हैं आप? 14 फरवरी को आप रख देते हैं अगले के सामने, तो अगला समझ जाता है कि बात क्या है, मन की बात समझ जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मुझे 2 पंक्तियाँ याद आ जाती है कि जब तमन्ना मुझे भी हुई थी मोहब्बत में इजहार की, कॉलेज में बेकार लगती थी छुट्टी इतवार की। क्या करे, कार्य ही ऐसा है। तो यहाँ पर ये सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा में न तो मौखिक मुख से बोलकर विचार दिया जाएगा, लिया जाएगा, न तो लिखकर लिया या दिया जाएगा, बल्कि संकेत करके लिया या दिया जाता है। इसका उदाहरण क्या होगा? इसके परिभाषा आप लिख सकते हो। परिभाषा आपको मैंने बताया। उदाहरण क्या होगा? जैसे लाल बत्ती होती है, जो ये लाल बत्ती होती है सिग्नल पे, वहाँ कोई लिखा नहीं रहता कि लाल बत्ती है तो रुक जाओ, हरी बत्ती है तो निकल जाओ। नहीं, ये सिग्नल बनाए हैं, ये प्रतीक है, संकेत है। दूसरा क्या हो जाएगा? हरी बत्ती हो जाएगा। इसके सांकेतिक भाषा। अच्छा प्रिय विद्यार्थियों, आप बता सकते हैं मुझे, आप बता सकते हैं मुझे, आप अपने दिमाग में सोचिए और आप अपने दिमाग में सोचेंगे कि ये तीनों भाषाएं वर्तमान में दैनिक जीवन में हम कहाँ प्रयोग करते हैं, जिसमें मौखिक भाषा भी हो, जिसमें लिखित भाषा भी हो और सांकेतिक भाषा भी हो। कहाँ प्रयोग करते हैं? बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। जो आप व्हाट्सएप चलाते हैं उसमें आप मुख से बोलकर भी दे सकते हैं, उसमें आप अपने भाव या विचार लिख कर भी दे सकते हैं और आप भेजते हैं संकेत करके, ओके डन। तो ये क्या है? सांकेतिक भाषा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भाषा को समझ गए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, भाषा से संबंधित ये भाषा का विकास, भाषा का क्षेत्र, कौन कौन सी भाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है, भाषा की उपभाषाएं कितनी हैं, इसके लिए हम जब पढ़ेंगे, जब भाषा का विकास करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर ये चीज़ पढ़ेंगे कि भाषा में शुद्धिकरण कैसे हो। और बढ़ते हैं आगे। एक बात आप यहाँ देखते हैं, मैं आपके सामने 2 वाक्य लिखता हूँ। वह जाता है, यहाँ पर मैंने 2 वाक्य आपके सामने लिखे, वह जाता है, और दूसरा वाक्य मैंने लिखा वह ह जाता। आप मुझे बता सकते हैं वाक्य कौन सा सही है? आप तुरंत समझ गए होंगे कि यहाँ पर वाक्य यह सही है और यह गलत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, वह जाता है स्कूल में
पढ़ने के लिए। ये वही वाक्य है दो, वह जाता है स्कूल में पढ़ने के लिए, और यह भी वही वाक्य है, वह जाता स्कूल में पढ़ने के लिए। तो जब मैं वाक्य दो लिख देता हूं तो यह भाषा बन गई। अब मेरा प्रश्न यह है कि ये जो भाषा बन गई है, क्योंकि भाव या विचार आपकी समझ में पूरे आ रहे हैं, तो मेरा प्रश्न यह है आपसे, जब ये भाषा बन गई है तो इनमें कौन सी भाषा अशुद्ध है और कौन सी भाषा शुद्ध है? तो मैं इसका उत्तर आपको दूंगा। आप देख पा रहे होंगे ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। अर्थात यह है कि हमारी भाषा शुद्ध और अशुद्ध दोनों हो सकती है, इसलिए हमें कुछ ऐसा पढ़ना पड़ेगा जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्धिकरण का ज्ञान होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहीं से शुरू होती है आपके सिलेबस की शुद्धिकरण की जानकारी लेने के लिए व्याकरण। अगर आपसे पूछे भाषा के शुद्धिकरण के लिए आप क्या पढ़ते हैं, तो आप क्या पढ़ते हैं? व्याकरण पढ़ते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं, तो आप इसका उत्तर क्या देंगे? भाषा के शुद्धिकरण के लिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। क्योंकि जब मैं एक शब्द बोलता हूं कमल, जब मैं एक शब्द बोलता हूं कमल, तो आपको तुरंत समझ आता है कि बात किसकी हो रही है? बात पुष्प की हो रही है। अगर मैं ल पहले लिख देता हूं, म ज्यों का त्यों रखता हूं, क मैं बाद में लिखता हूं, मैं यदि लमक लिखता हूं, तो आप अब भी बता सकते हैं मुझे किसकी बात हो रही है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये अशुद्ध शब्द है, वो शुद्ध है। हमें ये कैसे जानकारी हो कि ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है? किसके द्वारा होगी? हमें इसकी जानकारी होगी व्याकरण के द्वारा। इसलिए हम क्या पढ़ेंगे अब? इसलिए हम पढ़ेंगे व्याकरण। अब व्याकरण क्या है? आप व्याकरण की परिभाषा लिखेंगे। व्याकरण हमें शुद्धता सिखाती है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा, परिभाषा लिखेंगे आप, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध बोलने का, शुद्ध बोलने का, शुद्ध पढ़ने का, शुद्ध पढ़ने का तथा शुद्ध लिखने का ज्ञान होता है, तथा शुद्ध लिखने का ज्ञान होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध बोलने का, शुद्ध पढ़ने का तथा शुद्ध लिखने का ज्ञान होता है। दोस्तों, ये तीन चीज़ें हैं जिसके द्वारा, जिसका ज्ञान हमें किसके द्वारा होगा? व्याकरण के द्वारा होगा। व्याकरण के द्वारा किस चीज़ का ज्ञान हो रहा? हमें हो रहा शुद्ध बोलने का, शुद्ध पढ़ने का तथा शुद्ध लिखने का। अब हमें यही ज्ञान हो रहा है कि शुद्ध वह जाता है बोला जाए या वह ह जाता बोला जाए, शुद्ध शब्द कमल है या लमक है। तो आगे बढ़ते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध बोलने का, शुद्ध पढ़ने का तथा शुद्ध लिखने का ज्ञान होता है, व्याकरण कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं और एक नई हेडिंग बना देते हैं, व्याकरण के अंग। एक नई हेडिंग बना देते हैं, व्याकरण के अंग। यहाँ पर हम जानेंगे व्याकरण के अंग कितने होते हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न आपका तैयार हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले यही प्रश्न पूछा जाएगा कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो आप कितने बताओगे? व्याकरण के 4 अंग होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि व्याकरण के वो 4 अंग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है व्याकरण का अंग वर्ण विचार। ये आपका, प्रिय विद्यार्थियों, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, यहां से आपका एक प्रश्न तैयार हो रहा है और प्रश्न यही पूछा जाएगा कि व्याकरण के अंग कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप नोट्स बनाते जाइए। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। तीसरा होता है
वाक्य विचार। और नंबर 4 पर आता है छंद विचार। छंद विचार। प्रिय विद्यार्थियों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये इन्होंने क्या लिख दिया। अब मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, जो आप पूरी व्याकरण पढ़ने वाले हैं इन 4 विचार में ही समाहित है। सब कुछ यही आपको मिलेगा। जब आप वर्णमाला की बात करेंगे, वर्ण विचार की बात करेंगे, तो जितनी भी वर्णमाला है, वर्णमाला से संबंधित जितने भी बिंदु हैं, चाहे वो वर्णमाला के भेद हो, वर्ण के भेद हो, स्वर व्यंजन हो, अल्प प्राण महाप्राण हो, घोष अघोष हो, स्वरों की मात्राएं हो, वर्णों का शुद्धिकरण हो, कितनी भी चीज़ें हो, वो कहाँ आएगी? वर्णमाला के अंतर्गत आएगी। और वर्णमाला किसके अंतर्गत है? वर्ण विचार के अंतर्गत है। फिर यहीं पर वर्ण विच्छेद एक चीज़ आती है। यहीं पर आजकल परीक्षा में सभी में पूछा जा रहा है। अभी अभी यहाँ पर पेपर हुआ है, उसमें भी पूछा गया है वृक्ष का वर्ण विच्छेद क्या था। इसके साथ साथ फिर वर्ण का जिक्र कहाँ होता है? वर्ण का जिक्र होता है वर्तनी में, वर्तनी शोधन स्पेलिंग में होता है। ये भी सब किसके अंतर्गत आएगी? वर्ण विचार के अंतर्गत आएगी। फिर वर्णों को जोड़ने का कार्य होता है। जब शब्द के निर्माण की बात होती है तो शब्द का निर्माण 4 प्रकार से किया जाता है। एक उपसर्ग प्रत्यय के द्वारा, संधि के द्वारा और समास के द्वारा। 4 होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय 2, एक समास और एक संधि के द्वारा। तो यहाँ पर वर्तनी संबंधित जो भी शब्द बनाएंगे, शब्द शुद्ध कौन सा है, वह किससे संबंधित है? वर्ण विचार से संबंधित है। दूसरा आ जाता है, इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संधि। क्योंकि संधि क्या है प्रिय विद्यार्थियों? संधि है वर्णों का मेल। जहाँ भी वर्ण का जिक्र वही वर्णमाला, और जहाँ वर्णमाला का जिक्र वही वर्ण विचार। आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जितने भी ये सारी चीजें हैं किसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं? वर्ण विचार के। तो अब आपको समझ आया होगा कि वर्ण विचार है क्या। अब यहाँ पर शब्द विचार की बात कर लेते हैं। जब शब्द विचार की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके एक सिलेबस में शब्द देखने को मिलता होगा, शब्द भेद। और वो जो शब्द भेद है मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो है शब्द भेद। आप उसे चाहे शब्द विचार कहें या शब्द भेद कहें। यहाँ पर आप देखते होंगे इतिहास के आधार पर शब्दों के भेद। इतिहास के आधार पर शब्दों के कौन कौन से भेद होते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको मैं ये परिचय दे रहा हूँ कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले क्या क्या है। आप यहाँ पढ़ने को आपको आसानी होगी। यदि जब आप वर्ण विचार पढ़े तो आपको ये 3 चीज़ पढ़नी है बस, वर्णमाला, वर्तनी और संधि। जब आप शब्द विचार की बात करेंगे तो आपको पढ़ना क्या क्या है? इतिहास के आधार पर शब्द। इतिहास का अर्थ यह है कि जो हमने सबसे पहले, जब हमारी भाषा का जन्म हुआ होगा तब हम किस किस प्रकार के शब्द पढ़ते थे। आपको पता है सबसे पहले हमारी भाषा कौन सी थी? सबसे पहली हमारी भाषा संस्कृत थी। जो हम संस्कृत के शब्द प्रयोग करेंगे वही इतिहास के आधार पर होंगे, सबसे पहले होंगे। और इतिहास के आधार पर जो शब्द पढ़ते हैं आप, उनको क्या नाम देते हैं? तत्सम देते हैं। जो फिर ये तत्सम जो शब्दों का परिवर्तन रूप है, जैसे पहले आप, मैं उदाहरण भी साथ साथ देता चल रहा हूँ, पहले आप अग्नि प्रयोग किया करते थे, आज क्या प्रयोग करते हैं? आग। तो ये जो अग्नि है, अग्नि से एक शब्द परिवर्तन हुआ आग। तो ये आग क्या है? ये संस्कृत से भाषा परिवर्तित हुई है, इसको आप कहते हैं तद्भव। ये भी शब्द आप पढ़ते हैं तत्सम तद्भव। तीसरे नंबर पे आप पढ़ते हैं देशज शब्द। देशज शब्द में होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में उत्पन्न होकर उसी क्षेत्र में बोले जाते हैं। लेकिन ये शब्द ऐसे भी है जब व्यक्ति स्थान परिवर्तन करता है तो शब्द भी उसके साथ चले जाते हैं। यदि व्यक्ति, समझ लीजिए कि दिल्ली का है और दिल्ली से व्यक्ति नीचे तमिलनाडु में जाता है, यहाँ पर तमिलनाडु में जाएगा और तमिलनाडु में जैसे ही जाएगा वो तमिल वाले तो कौन सी भाषा बोलते हैं? अपनी तमिल बोलते हैं। दिल्ली वाला हिंदी बोलेगा। तो जैसे ही ये तमिल में जाएगा तो ये उनको भी कुछ अपनी भाषा सिखाएगा। जैसे रहता है तो वो अपनी भाषा सिखा देता है। इस प्रकार से जो देशज शब्द है किसी विशेष क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं लेकिन दूसरे स्थान पर भी चले जाते हैं। किसके साथ? व्यक्ति के साथ। नंबर 4 पर होता है विदेशज शब्द। आपको इसको अच्छे से समझना है। ये विदेशज शब्द वो होते हैं जब हमारे देश में पहले बहुत विदेशी आक्रमण हुए, जब मुगल आए तो उन्होंने अरबी फारसी भाषा चलाई,
अंग्रेज आए तो अंग्रेजी भाषा चलाई। तो इसी प्रकार से जब भी यहाँ व्यक्ति विदेशी आए वो अपनी भाषा लेकर के आए। इसलिए जो हमारी ये भाषा है जिसको हम पढ़ रहे हैं हिंदी, ये शुद्ध भाषा नहीं है, ये हमारी मिक्स भाषा है। इसमें कई प्रकार के शब्द पूछे जाते हैं। तभी आपसे पूछा जाता है अरबी भाषा के शब्द कौन से हैं, चीनी भाषा के शब्द कौन से हैं, या पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन से हैं, फ्रांसीसी भाषा के शब्द कौन से हैं। ये बहुत सारे शब्द पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पांचवा आ जाता है जिसे आप कहते हैं शंकर शब्द। शंकर का अर्थ होता है दोगला, जो दो रूप से हो। क्योंकि ये शंकर का अर्थ इसलिए दोगला है क्योंकि आपने शिव जी को शंकर पता कब कहा गया, जब कहा गया जब शिव जी के दो रूप थे, एक नारी का था और एक भगवान शिव का था। तो इसलिए उनको कहा गया था अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर रूप के कारण ही शिव जी को शंकर कहा जाता है। तो इसका अर्थ है कि दो भाषाओं से मिला हुआ शब्द, जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द, तो ये क्या हो जाएगा शंकर शब्द। तो मैं आपको ये परिचय दे रहा था इतिहास के आधार पर, ये परिचय बहुत बड़ा हो जाएगा, ये भी हमें यही पढ़ना है। इसके बाद रचना के आधार पर पढ़ेंगे। अब मैं आपको लिख करके नहीं, मुख से बोल कर बताऊंगा और आप नोट करते जाएंगे। रचना के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। फिर विकारी शब्दों को यहाँ रचना के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी होता है, दूसरा अविकारी होता है। एक विकारी होता है और दूसरा अविकारी होता है। दूसरा अविकारी होता है। ये जो विकारी होते हैं ये फिर चार प्रकार के होते हैं, इसको आप नोट करेंगे। जिसे पहला होता है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा विशेषण। ये हम रचना के आधार पर पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे फिर अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर आप सभी जानते हैं सबसे पहला होता है एकार्थी, जिन शब्दों का केवल एक अर्थ हो। इसके बाद होते हैं अनेकार्थी, जिस शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकले। इसके बाद होता है विलोम शब्द, जो विपरीत अर्थ दे। फिर इसके बाद होता है पर्यायवाची शब्द। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये बहुत ही अच्छी ज्ञान की बात है। जब आप पर्यायवाची शब्द देते हैं, ये पर्यायवाची शब्द क्या होता है, और आप एक शब्द देते हैं अनेकार्थी, दोनों में क्या अंतर होता है, पर्यायवाची और अनेकार्थी। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, अनेकार्थी का अर्थ होता है जब शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, और पर्यायवाची का अर्थ होता है जब शब्द के अनेक नाम होते हैं। यह आपको समझना है। यहाँ पर अनेक नाम है। जैसे आप कमल के पर्यायवाची पढ़ते हैं, तो कमल के पर्यायवाची पढ़ने के लिए आपको क्या करना होता है, कमल के पर्यायवाची पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर उसके नाम बताने होते हैं। कमल को पंकज भी कहते हैं, कमल को यहाँ पर नीरज भी कहते हैं, सरोज भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं। तो ये अनेक नाम है और ये अनेक अर्थ है। यहाँ पर इसको फिर अर्थ फिर व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर भी हो जाते हैं। और बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे तीन प्रकार के हो जाते हैं, एक रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसके बारे में हम जल्दी जान लेते हैं। यहाँ पर वाक्य पढ़ेंगे, हम वाक्य के भेद पढ़ेंगे और साथ ही साथ वाच्य पढ़ेंगे। इसके बाद ये वाच्य वही होता है जिसको आप अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वही है ये। फिर यहाँ छंद पढ़ेंगे, छंद में हम रस भी पढ़ेंगे और यहाँ पर अलंकार भी पढ़ेंगे और यहाँ पर